नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 12वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान की विशेषताएं व इससे संबंधित शक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपकी एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही आवश्यक हैं, जो कि बार बार पूछ लिए जाते हैं। कुछ ऐसी शब्दावलियाँ जिनके मतलब आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में भी हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। जानकारी को मैंने पहले से नोट डाउन करके रख लिया है और देख सकते हैं इसकी विशेषताएं। सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता यहाँ पर हम देखें तो सभी धर्मों को समान रूप से मानना, यह क्वालिटीज हमारे संविधान में मौजूद है। सार्वभौमिक राज्य की बात करते हैं, यानी हमारे देश का संपूर्ण क्षेत्रफल, जिसमें कि जो भी क्षेत्र हमारे द्वारा आज़ाद किया हुआ है, जो कि 1947 के बाद हमारे देश का जो क्षेत्र आता है, उसके अंतर्गत आने वाले सभी धर्मों को समान रूप से माना जाएगा, यह हमारा संविधान कहता है। हमारे संविधान में सार्वभौमिक शब्द के लिए यानी हम देख सकते हैं कि सार्वभौमिक शब्द हमारे संविधान में भले ही प्रयोग ना किया गया हो, लेकिन इसके जो आइडियाज़ हैं, इसके जो रूल्स हैं, वह पहले से ही फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन व्याख्या के तौर पर हम देखें तो संविधान में सार्वभौमिक शब्द नहीं था। इसे इमरजेंसी के समय 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1974-75 में जो भी इमरजेंसी लगी इंदिरा गांधी के समय पर, तो 42वां संशोधन किया गया और संशोधन कर प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ा गया। अब चूँकि प्रस्तावना के बारे में आपको समझना चाहिए, तो प्रस्तावना के बारे में हम अगले व्याख्यान में अपना अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि यह सार्वभौमिक शब्द है, वह किसी भी आर्टिकल में मौजूद नहीं है, यह प्रस्तावना में मौजूद है। हमारे देश में सार्वभौमिकता का तात्पर्य यूरोप से अलग है। यहाँ आपको समझना चाहिए कि सार्वभौमिकता प्रत्येक देश में मौजूद होती है। सार्वभौमिकता में हम देख सकते हैं कि निर्णय लेने की शक्तियाँ होती हैं, अबाध रूप से अपने धर्म को मानने तथा सभी धर्मों का आदर करने की बात यहाँ पर की जाती है। तो हमें यह समझना चाहिए कि हर देश की अपनी एक विचारधारा होती है। तो यूरोप के जो देश है उनकी अलग विचारधारा है और हमारे जो एशिया के देश हैं उनकी अलग विचारधारा है। और एशिया में हम भारत की बात करें तो भारत की जो दशा है वह यूरोप से अलग है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि यूरोप का जो संविधान है धर्म से पूर्णतः अलग होता है, यानी यह धार्मिक तौर पर कोई भी कार्य नहीं करते। इसके पीछे एक कारण है, चूँकि इतिहास में हुए इनके साथ जो दुर्व्यवहार हैं, जो कि पोप एवं चर्च हुआ करते थे, इनके द्वारा ही यहाँ पर शासन किया जाता था। और यहाँ पर क्रांति आई, और जो क्रांति जैसे ही आती है और लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, तो लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही इनके जो चर्च हैं, इनके महत्वों को कम कर दिया जाता है, इनको सेपरेट कर दिया जाता है। तो इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर जो धर्म का वर्चस्व हुआ करता था कि यहाँ का शासन जो कि पोप एवं चर्च के पादरियों द्वारा चलाया जाता था। अब जो कि यहाँ पर जो कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई है, जो लोकतंत्र आ चुका है, तो इसके बाद इन्होंने अपने आप को धर्म से पूर्णतः अलग कर लिया। यानी जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में कोई हिंदू शासक रहा हो या मुस्लिम शासक रहा हो, उसने धर्म के लिहाज से अपने राज्य की स्थापना की हो, अपना राज्य धर्म के हिसाब से चलाता हो, तो इस प्रकार की बातें पहले इतिहास में हो चुकी हैं और इसके नकारात्मक परिणाम देखने में सामने आए। यदि किसी धर्म को लेकर कोई व्यक्ति शासन करता है, तो दूसरे धर्म का व्यक्ति उसमें स्वतः ही अपने अधिकारों से वंचित रह जाता है, उसको अपनी स्वतंत्रता हासिल नहीं होती। वह पूर्ण रूप से यह नहीं साबित कर सकता कि हम अपने धर्म को अबाध रूप से मान रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि विरोधी धर्म यानी विपरीत धर्म का शासक होने के कारण वह दूसरे धर्म का आदर नहीं करता, एवं इसके नकारात्मक परिणाम भी यहाँ से निकल कर आते हैं। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि यूरोप की जो नीति है धर्म को लेकर, वह अलगाव की नीति अपनाते हैं। यानी चर्च जो अब बड़े हुए हैं वह अपना कार्य करते हैं, एवं
और जो प्रशासन का कार्य अलग किया जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली इनमें थोड़ा सा इनको रिस्पेक्ट देने के लिए थोड़ी सी कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि वेटिकन सिटी एक अपवाद है जहां पर आज भी पोप की सत्ता चलती है या वह सबसे बड़ा अधिकारी उसको माना जाता है। किंतु अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, किंतु भारत में धर्म को सरकार द्वारा विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हम सीधे तौर पर संवैधानिक तौर पर किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करते और ऐसा भी नहीं है कि हम इनसे कोई मतलब भी न रखें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हज यात्रा के समय यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है, सहायता प्रदान की जाती है लोगों के लिए। जब भी कुंभ मेला लगता है, जो कि उज्जैन का कुंभ कह लें, इलाहाबाद का कुंभ कह लें, हरिद्वार का कुंभ कह लें, तो इस समय पर जो भी यहाँ पर खर्चा होता है राज्य द्वारा वह खर्चा वहन किया जाता है लोगों की सुरक्षा के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इस प्रकार की सहायता सरकार द्वारा की जाती है। इसके साथ ही भारत में धार्मिक भावनाओं की रक्षा की जाती है तथा संविधान के समक्ष सभी व्यक्तियों को एक समान देखा जाता है, यानी सभी धर्मों की रक्षा की जाती है एवं सभी धर्मों से निकल कर आने वाले व्यक्तियों को समानता से देखा जाता है, यानी समान आदर दिया जाता है। हम बात करें अनुच्छेद 25 की, तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अनुच्छेद 25 के अनुसार अपने धर्म से संबंधित सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं को कर सकते हैं, जैसे कि धन एकत्रित करना, धार्मिक कार्यक्रम करना। यानी आर्टिकल 25 हमें आज़ादी देता है कि हम किसी भी रूप में अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि यदि आप किसी मंदिर को बनाने के लिए धन एकत्रित करना चाहते तो आपको स्वतंत्रता है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप धन इकट्ठा कीजिए, एकत्रित कीजिए और अपना मंदिर बना सकते हैं, अपनी आस्था का केंद्र स्थापित कर सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान हैं, यज्ञ हैं, जो भी जैसे कि आप भोजन कराना चाहते हैं, इन सभी कार्यों को करने के लिए आर्टिकल 25 आपको आज़ादी देता है कि आप आराम से अच्छे से इस कार्य को कर सकते हैं। आगे देखते हैं, संविधान द्वारा पूर्व से चली आ रही प्रथा को खत्म किया है। यानी पूर्व से क्या प्रथा चली आ रही थी? पूर्व में हमने मुगल काल में पढ़ा, इतिहास को हमने अध्ययन किया और देखा कि इस समय पर धार्मिक कर वसूला जाता था। धार्मिक कर की शुरुआत मुख्य रूप से यहाँ से की गई थी मुगल काल एवं जो भी अरब आक्रमण हुए उसके बाद हिंदुओं पर एक कर इम्पोज किया जाता था एवं मुस्लिमों पर भी किसी किसी शासकों द्वारा कर इम्पोज किया गया, जिसे जजिया ज़कात कर कहा जाता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही संविधान आता है और भारत को स्वतंत्रता मिलती है तो यह कर समाप्त कर दिया जाता है। धार्मिक संगठनों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 28 क्या कहता है इसके पक्ष में। अनुच्छेद 28 के अनुसार किसी भी विद्यालय में धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ पर एक विवाद को हम देख सकते हैं कि वर्तमान में जो कि हिजाब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक विद्यालय में जो कुछ बच्चियां हैं वह हिजाब पहनकर आ रही थी, तो इस पर विरोध प्रारंभ हो गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें उदाहरण के रूप में इसको समझना चाहिए कि इसकी बात कौन कहता है। आर्टिकल 28 व्याख्या देता है कि आपको किसी भी धर्म का जो आइकॉनिक जो वस्त्र हैं और जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई माला वगैरह है, ये सब पहनने के लिए मनाही की जाती है। आपको एक स्कूल की ड्रेस दी जाती है, उसी ड्रेस में आपको रहना है। यानी किसी भी वो सरकारी विद्यालय है या प्राइवेट संस्थान है जो कि सरकारी मान्यता प्राप्त करके बैठे हुए हैं, इस प्रकार के संस्थानों में किसी भी धर्म का प्रचार नहीं किया जाएगा, ना ही किसी धर्म को इम्पोज किया जाएगा बालकों को सिखाने के लिए। आगे देख सकते हैं, अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 के अनुसार देश के लोग अपनी भाषा को संरक्षित रख सकते हैं। हमारे देश में जाति विविधता पाई जाती है, यानी हमारे देश में एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, सवा कोस पर वाणी, यानी सवा कोस पर जाने पर एक भाषा बदल जाती है। तो इतनी सारी भाषाएं होने के बाद तो
तो भारतीयों के लिए यह स्वतंत्रता मिली हुई है, वह हमारे देश के धार्मिक क्षेत्र में सकारात्मक तरीके से संविधान द्वारा संरक्षित किया जाता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ भी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ भी सकारात्मक जितने भी तरीके अपनाए जाएं, उन तरीकों के द्वारा संविधान को संरक्षित किया जाता है। यानी संविधान जो हमारा संविधान लिखा हुआ है उसके दायरे में सारे देश के लोगों को या नागरिकों को लाया जाता है। तो आर्टिकल 19 में हमने समझा कि भाषा को संरक्षित करना तथा विविधतापूर्ण जो हमारा समाज है इसमें उपस्थित लोगों के धर्मों की रक्षा करना इत्यादि को शामिल किया गया है। आइए आगे देखते हैं विशिष्टताओं के बारे में। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है और ऐसा अधिकार देने वाला भारत विश्व का पहला देश है। यानी हम देख सकते हैं जैसे ही हमें आज़ादी प्राप्त होती है, वोटिंग राइट तो आज़ादी के पहले ही भारतीयों को मिल चुके थे, लेकिन यहाँ से जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग राइट दिए जाते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। 18 वर्ष की आयु बस पूर्ण कर चुका हो उसको मत देने का अधिकार है। मत देने के अधिकार में आप एक बात को समझ सकते हैं, यानी जो भी प्रतिनिधि निकल कर आता है उसमें आपका मत एक समान होता है। यदि कोई धनी व्यक्ति होता है और उसके पास अरबों रुपए की संपत्ति एवं ज़मीनें होती हैं, वह उसकी वोट भी उतनी पावर रखती है जितनी कि एक मजदूर की वोट पावर रखती है। अतः वोटिंग राइट को एक छोटा सा कोई टॉपिक नहीं है या बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको वोटिंग राइट प्राप्त है। यानी हम देख सकते हैं कि आगे जो भी यूरोप या अफ्रीका के कई देश हैं और इसके अलावा हम देख सकते हैं अरब कंट्रीज हैं, यहाँ पर भी एक साथ में यानी पहली बार में लोगों के लिए वोटिंग राइट्स में नहीं मिले थे। ये अरब के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार नहीं था। हालांकि अब देशों की नीति बदल रही है और वह अपने यहाँ के नागरिकों के लिए, संपूर्ण नागरिकों के लिए यहाँ पर वोटिंग राइट्स दे रहे हैं। यानी उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि भारत एक ऐसा पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता के समय ही सबसे पहले प्रत्येक नागरिक के लिए, जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक हुआ करता है, उसको वोटिंग राइट दिए। आगे देखते हैं। एक बड़ा देश, बड़ी जनसंख्या, ज़्यादा गरीबी, सामाजिक भेदभाव से परिपूर्ण होते हुए भी समान अधिकार दिया गया है। यानी हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा देश है, यहाँ पर कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे कि जातीय विविधता, सामाजिक विविधता, सामाजिक तौर पर अलग रूप से रहते हैं, भाषाई विविधता, कई प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं और बड़ी जनसंख्या, लगभग आज 130 करोड़ भारतीय लोग हैं। ज़्यादा गरीबी की स्थिति देखें तो प्रत्येक क्षेत्र में गरीबी, इन्फ्लेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इतनी गरीबी होने के बाद भी हम एक रूप से व्यवस्थित हैं, किसी भी प्रकार के इस प्रकार के विरोध निकल कर नहीं आते जिस प्रकार के विरोध जैसे कि श्रीलंका है, नेपाल है, यहाँ पर स्थिति इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। और हम देख सकते हैं कि भारत की जो RBI है, भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इतनी सुसंगठित है कि ऐसी स्थिति आज तक नहीं लगी है। हमारे जो कि संविधान है उसमें आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है, लेकिन भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति नहीं आई है और ना ही कभी आ सकती है, क्योंकि हमारी जो नीतियाँ हैं, हमारे जो कार्य हैं, वह सुचारू रूप से चलते रहते हैं। एवं सरकारें भी यदि हम देख सकते हैं कि यदि जनता द्वारा किसी शासक को चुना जाता है तो पिछली सरकार किसी भी बिना विरोध के अपने आप को अपना पद छोड़ देती है और नई सरकार का स्वागत करती है। आइए आगे देखते हैं। सामाजिक भेदभाव की बात की, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे लिए समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि इतने बड़े देश में हम देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता और इतनी बड़ी जनसंख्या, ज़्यादा गरीबी होने के साथ ही सामाजिक भेदभाव की से परिपूर्ण होने के बाद भी, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सामाजिक भेदभाव की बात कैसे करते हैं। जैसे कि सन 1947 के समय 1947 के समय जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ निर्धन व्यक्ति थे जिनके पास रोजगार के अवसर भी नहीं थे। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको बहुत सी ज़मीनें प्राप्त थीं, अपने जो कि ज़मींदार हुआ करते थे, उनके पुत्र पुत्रियाँ हुआ करते थे, कुछ उद्योगपति हुआ करते थे। इनको इनकी संपत्ति में अधिकार मिला तथा कई लोग ऐसे थे जिनको
इस प्रकार की चीज़ें मुहैया नहीं थी। रोजगार करने पर भी अपना जीवन बसर कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतना सामाजिक भेदभाव होने के कारण भी किसी भी प्रकार के ऐसे विरोध निकल कर नहीं आए ताकि वह किसी भी सरकार से किसी भी ज़मीन या किसी भी जगह की मांग करें। और हम देख सकते हैं कि हमने धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है और निरंतर ही हम इस चीज़ को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इससे हमारे देश में प्रत्येक नागरिक का स्वाभिमान बढ़ता है। यानी हम देखते हैं कि जैसे ही हम देखते हैं कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के कारण, विविधता होने के कारण भी हम एक रूप से व्यवस्थित हैं, प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्राप्त हैं, यह हमारे स्वाभिमान को बढ़ाता है। यह प्रतीत होता है कि भारत में बड़ी से बड़ी सत्ता बनाने तथा बदलने का अधिकार नागरिकों के पास है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो जैसे कि वोटिंग राइट्स है, वोटिंग राइट का क्या महत्व होता है। यदि जनता चाहे तो बड़ी से बड़ी सत्ता, यानी हम देख सकते हैं कि 75 साल के शासन की जो बात होती है, कांग्रेस का शासन, वह एक ही झटके में बदल देना एक कोई मामूली बात नहीं थी। यदि प्रशासनिक तौर पर यह कार्य होते तो हमेशा ही एक ही सरकार बनी रहती और सत्ता के रूप में इस तरह से लोग काबिज थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेता सब कुछ इसमें शामिल हुआ करता है, लेकिन जहाँ वोट की बात आती है तो हर एक नेता के लिए यहाँ पर झुकना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि अपने वोटिंग राइट का आपके पास कितना बड़ा अधिकार है। आप बड़ी से बड़ी सत्ता के लिए किसी भी समाज के किसी भी तबके के किसी भी व्यक्ति को जो बस निर्वाचन के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ है, जो अब बस आपके सामने अपना नेता खड़ा हुआ है, उसको आप वोट देकर जिता सकते हैं। आगे देख सकते हैं, संविधान जनजातियों तथा पिछड़े क्षेत्रों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ग थे इस समय पर जब संविधान का निर्माण किया गया जो कि आम जीवन से बिल्कुल कटे हुए थे। जैसे कि जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों को इस प्रकार से देखा जाता था कि ना तो उनके पास किसी भी प्रकार की शिक्षा थी, एवं जो कि सामाजिक जीवन यहाँ पर चल रहा है, ना तो उनको संविधान से कोई मतलब था, ना उनके लिए आज़ादी का कोई ऐसा महत्व था। उनके लिए आज़ादी का महत्व केवल इतना था कि हम अपने कबीले में स्वतंत्र रूप से रह सके, यहाँ पर किसी भी अन्य व्यक्ति का यहाँ पर दबाव ना हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए भी, जनजातीय लोगों के लिए भी अधिकार तथा सुविधाएं मुहैया करवाई गई। आज हम देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार में कुछ उपस्थित जनजातियों के लिए भी विशेष सुविधाएं, उनके लिए घर मुहैया करवाना, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं। तो संविधान जनजातियों तथा पिछड़े क्षेत्रों के विशेष अधिकार प्रदान करता है तथा उनको शिक्षित कराने, उनके जीवन का जो स्तर है उसको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास निरंतर कर रहा है। हमारे देश का निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानसभा का चुनाव करवाता है तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करवाते हैं। यह जो बातें हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि निर्वाचन आयोग किन किन चुनावों को करवाता है। तो आपको याद रखनी है संसद के चुनाव, यानी जो यहाँ पर हमारे जो MP निकल कर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें आप सांसद कहते हैं, उनके चुनाव निर्वाचन के द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं विधानसभा यानी MLA के चुनाव भी इनके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों को देखें तो इनके चुनाव भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराए जाते हैं। राज्य द्वारा पंचायत तथा नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाते हैं। यह राज्य की जिम्मेदारी होती है, वह पंचायत व नगर पालिकाओं के चुनाव करवाए। राज्य में आप देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के वो आर्टिकल 40 में क्या बात की गई है, पंचायतों की बात की गई है। तो पंचायतों में यह सब चीज़ें आती हैं, नगर पालिका व पंचायत। तो इनके चुनाव कहाँ पर कराए जाते हैं, राज्य द्वारा कराए जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास नहीं होती। कैग कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, यह एक ऐसा पद होता है जो कि जनता के पैसों का कहाँ पर कैसा इस्तेमाल किया गया है इसकी जो व्याख्या करता है या इसको देखने का कार्य करता है, इस पर निगरानी रखने का कार्य करता है। यहाँ पर दो स्वतंत्र निकायों की बात करें जैसे कि कैग है और UPSC है। तो कैग की हम बात करें, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, इसका कार्य यह होता है कि जैसे ही किसी भी क्षेत्र में जो टैक्स पेयर की मनी है जो कि कंसोलिडेट फंड में जमा होती है, जो कि सरकार के पास जमा होती है, जो कि टैक्सेशन सिस्टम के माध्यम से उस खाते को भरा जाता है, उस खाते से
आप सीधे सीधे तौर पर एक बात समझ लीजिए कि आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, मान लो आपने कोई साबुन खरीदा तो उस पर CGST होगा, SGST होगा। दोनों ही तौर पर टैक्स वसूले जाते हैं, कुछ राज्य लेता है और कुछ केंद्र लेता है। मान लो यहाँ से जो टैक्स गया वो केंद्र के पास गया, और यह केंद्र के पास जो पैसा जाता है वह उसका एक खाता है जिसे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर यह पैसा जमा हो जाता है। अब सारे देश से इकट्ठा किया हुआ पैसा इस फंड में जमा हो जाता है, और जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं जब बजट आता है तो इसमें से कुछ कुछ हिस्से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए लाए जाते हैं। तो इन हिस्सों में से जो पैसा खर्च के लिए निकाला जाता है और जिस जगह पर वो खर्च किया जाना, मान लो यहाँ से 1,00,000 रुपये इन्होंने निकाल लिए उदाहरण के तौर पर, 1,00,000 इसके लिए बहुत छोटी रकम होती है, कई अरबों रुपये इसमें जमा होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1,00,000 रुपये निकाल लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ से 1,00,000 रुपये निकाले जाते हैं तो इन 1,00,000 रुपये का मान लो कि एक सीमेंट रोड बननी है, तो इस सीमेंट रोड में जो खर्चा है वह कितना किया गया है, यानी यहाँ से आपने पैसा निकाल कर किसी ठेकेदार को किया, इसने कितने बिल लगाए, कैसा क्या किया, इसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। इस प्रकार के कार्यों की जांच करने का कार्य कैग के द्वारा किया जाता है, जिसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं। ऑडिट शब्द आपने सुना होगा। यदि किसी शॉप है उस पर जो अधिकारी होते हैं, जो प्राइवेट कंपनी के अधिकारी होते हैं, वो ऑडिट करने जाते हैं तो उनका काम मात्र इतना होता है कि यह देखना कि आप लीगली कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप फर्जी बिल बनाकर कोई भी कार्य यहाँ पर कर रहे हैं और जनता को, मतलब जो सरकार है उसको ठगने का प्रयास कर रहे हैं, या सरकार द्वारा ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस प्रकार की बातों के पारदर्शिता लाने का कार्य जो कि कैग द्वारा किया जाता है। यूपीएससी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए। यह ऑल इंडिया सर्विस, यानी भारत में जितने भी क्षेत्र हैं ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आते हैं, और जिला स्तरीय जो कलेक्टर्स हुआ करते हैं उनके चुनाव एवं सेक्रेटरी ऑफ जनरल है वो यहीं से निकल कर आते हैं। बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं यहीं से निकल कर आते हैं यूपीएससी से। तो ऑल इंडिया सर्विस की परीक्षाएं कंडक्ट कराने का कार्य यूपीएससी करता है। यूपीएससी कोई परीक्षा नहीं है, यह एक प्रकार का ऑफिस है। यहाँ पर सभी प्रकार के एग्जाम्स जो कि ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आते हैं उनको कंडक्ट कराया जाता है। इसका एक ऑफिस होता है, इसके हेड होते हैं तथा कुछ सदस्य भी होते हैं। इसके बारे में जो विस्तृत चर्चा है हम यूपीएससी को माध्यम बनाकर एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। आगे देखते हैं। यह देश में अनुशासन बनाने संबंध में राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं, यानी देश में किस प्रकार का अनुशासन बनाया जाना है इसके संबंध में जानकारी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। संविधान निर्माताओं द्वारा इसे स्वतंत्रता पूर्ण कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी ऐसे जो वॉचडॉग कहलाते हैं इनके लिए, जैसे कैग है उन्हीं में यूपीएससी आता है, इनके लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकें। आगे देखते हैं। आपातकाल के संबंध में हम जो संविधान के पावर्स की बात करें, जो विशेषताओं की बात करें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आपातकाल के प्रावधान संविधान में जोड़े गए हैं, और यह जो प्रावधान है वह जर्मनी से लिए गए हैं। जर्मनी के बाद सुनते ही आपको याद आती है हिटलर की। तो हिटलर के द्वारा जैसे ही यहाँ पर जो अन्य देशों पर वह हमला करता है, जो कि जर्मनी बहुत ही जो कि एक समझौते के द्वारा दबा हुआ था, बहुत से देश इस पर अधिकार किए हुए थे। जैसे ही इसका इन्वेजन होता है, हिटलर जब चांसलर बनकर आता है तो वह अपनी नीतियाँ बदलता है तथा यह अपने संविधान में संशोधन करके आपातकाल के पावर्स को बढ़ाता है। आपातकाल का पावर्स लगाते हुए यह प्रत्येक नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है या वयस्क है उसके लिए हथियार देता है तथा आर्मी में भर्ती करने के लिए यहाँ से बात करता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह फैसले लिए जाते हैं। तो राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित जो भी बातें होती हैं उनको पूरा करने के लिए, उनका प्रावधान निकालने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो आपातकाल की जो बात है वह कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। और जर्मनी के बारे में चर्चा अगर यदि हम करते हैं तो बहुत सारा समय जाया होगा, तो यहाँ पर हम इसको स्किप करते हैं
और हम देखते हैं कि जो भी जर्मनी के बारे में चर्चाएं हैं वह हम अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर में करेंगे। यह हमारे देश की सुरक्षा, सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। आपातकाल के प्रावधान हमारे देश की सार्वभौमिकता न बिगड़े, देश की अखंडता बनी रहे और इस प्रकार के कार्यों के लिए आपातकाल को जोड़ा गया है, जिससे किसी भी स्थान पर अराजकता की स्थिति आती है तो सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। यदि आप देखते हैं कि आपातकाल की स्थिति होती है, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और राष्ट्रपति कहाँ पर बैठता है? वह केंद्र में बैठता है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन यहाँ पर इम्पोज किया जाता है तो आपको समझना चाहिए कि यह जो शक्तियाँ, यहाँ की शक्तियाँ केंद्र के पास चली गई हैं। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में कोरोना काल में हम देखें तो आपातकाल का नज़रिया सबने देखा है। वो तो पहले तो हमने ऐसा देखा होगा कि कोई विवाद की स्थिति होगी तो विवाद की स्थिति में हम देख सकते हैं कि छोटे से स्थान पर आपातकाल लगाया जाता था। अब कोरोना काल में आपने देखा कि देशव्यापी आपातकाल लगाया गया, जो कि किसी बीमारी के चलते लोगों में जो कि वायरस का प्रभाव ना फैले, इसके लिए यह लगाया गया था। तो यहाँ पर जो भी शक्तियाँ थी वह केंद्र के पास चली गई थी और यहाँ पर निर्णय कौन ले रहा था? केंद्र सरकार यहाँ पर निर्णय ले रही थी। और इसके अलावा राज्य को भी शक्ति होती है कि वह आपातकाल लगा सके। तो राज्य आपातकाल की शक्ति का प्रावधान आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल या केंद्र के लेवल पर जो आपातकाल लगाया जाता है उसकी चर्चा 352 अनुच्छेद में होती है। लेकिन इसके अलावा इनकी विस्तृत चर्चा भी हम करेंगे और जो कि आपातकाल जब हम सारे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे वहाँ पर करेंगे। वित्तीय आपातकाल की संभावना अभी तक भारत में नहीं आई है। यदि आपको उदाहरण समझना है तो आज के श्रीलंका तथा अन्य देश जैसे कि वेनेजुएला है, यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ आई हैं। इन देशों की स्थिति को आप देखकर थोड़ा सा नेट पर रिसर्च कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार यहाँ पर लोग अपनी इकोनॉमी को नहीं संभाल पाए और यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ गई। वित्तीय आपातकाल कब आता है? जब डिमांड एंड सप्लाई डिस्क्रप्ट हो जाती है। यानी हम देख सकते हैं कि लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वह उनको मुहैया होना बंद हो जाती हैं और जैसे ही मुहैया होना बंद होती हैं, शॉर्टेज आती है, तो लोगों द्वारा जो धनपति व्यक्ति हुआ करते हैं उनके द्वारा अपने स्टॉक बनाए जाते हैं। स्टॉक इसलिए बनाए जाते हैं ताकि समय आने पर वह महंगे दामों में उन सब वस्तुओं को बेच सकें। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। हमने देखा कि जो कि ऐसे देश हैं वहाँ पर वित्तीय आपातकाल की स्थिति के कारण कई वस्तुओं के लिए, खाने पीने की वस्तुओं के लिए कई डॉलर्स, कई रुपए वसूले गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए हमारा आरबीआई काम करता है। वह इकोनॉमी को मेंटेन रखने का कार्य करता है ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वह एक निश्चित वे में बनी रहे। और यहाँ पर इनके द्वारा एक फंडा अपनाया जाता है 4+-2, यानी या तो आपकी इकोनॉमी 2 पर रहनी चाहिए, यानी 4 में से यदि 2 घटा दिया जाए तो 2 पर रहनी चाहिए, या अच्छी इकोनॉमी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है तो 6 पर रहनी चाहिए। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं आपकी इकोनॉमी 2 से नीचे नहीं आनी चाहिए। और जैसे ही 2 पर आती है तो इसके द्वारा ऐसी कार्य किए जाते हैं कि इसको वापस लाया जाए। यानी इन्फ्लेशन को ना तो यह कम होने देते हैं ना यह बढ़ने देते हैं, ना तो वस्तुएं इतनी बाज़ार में उपलब्ध कराई जाती हैं कि इन वस्तुओं के ख़राब होने की स्थिति आ जाए या इनके मूल्यों में एकदम से बहुत सारा ह्रास आ जाए या मूल्यों की कमी हो जाए। और ना ही ऐसा करती हैं कि किसी भी वस्तु के मूल्य हैं वह अधिक बढ़ जाए। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही सरकार द्वारा समझा जाता है किसी भी वस्तु के मूल्य बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सहायता प्रदान कर देती है। तो इस प्रकार आपने समझा हमारे संविधान की विशेषताओं तथा इसके विशेष अधिकारों के बारे में। इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है और आप ऐसे ही लेक्चर की जानकारी के लिए बने रहिए स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस मुहिम को फैलाने का प्रयास कीजिए। फ्री एजुकेशन जो आपको दी जा रही है, यदि आप यही एजुकेशन किसी संस्थान में लेकर करते हैं तो आपके लाखों रुपए खर्च होंगे, घर से डेली अप डाउन करना पड़ेगा और
इसके अलावा आपके मम्मी पापा का जो पैसा है वह खर्च भी होगा। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप आसानी से इसका अध्ययन करते रहिए। और हम जो क्वालिटी की बात है, तो क्वालिटी आप कहीं से भी इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो भी जानकारी है वह आपको विशेष रूप से कराई जा रही है। और हम देखते हैं कि जैसे ही आप किसी संस्थान में जाते हैं या फिर किसी भी लेक्चर्स वगैरह को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सी हौच पौच की और जो कि मिर्ची मसाला लगी बातों को किया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। जो भी बातें हैं एग्ज़ाम से संबंधित ही, आपकी पढ़ाई से संबंधित ही की जाएंगी। और यदि कोई उदाहरण भी लिए जाते हैं तो इसका पर्पस केवल आपको कुछ समझाना ही होगा। तो इस प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहिए। और यदि आप ऐसा ही अध्ययन अपने समाज में फैलाना चाहते हैं, अपने आसपास के बच्चों को देना चाहते हैं इस प्रकार का ज्ञान, तो उनके पास बैठिए, कुछ समय के लिए उनको मोबाइल से दीजिए ताकि वह यह अध्ययन कर सकें। और जिनके पास ऑलरेडी उपलब्ध है तो उन तक केवल जानकारी को फैलाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।